हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में मौर्य साम्राज्य जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है, इससे आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व 385 ईसा पूर्व में मौर्य वंश से संबंधित जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिलती है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी स्रोत और तीसरा है पुरातत्वीय साक्ष्य। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है तो अर्थशास्त्र, पुराण, मुद्रा राक्षस नाटक, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ आदि से, और विदेशी विवरण से मेगास्थनीज, स्ट्रैबो और कर्टियस आदि से मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या मिलता है तो अशोक के शिलालेख से, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से, काली पौलिस वाले मृदभांड से, भवन, स्तूप एवं गुफा से, मुद्रा, आहत मुद्रा यानी पंचमार्क जिसे कहते हैं, उससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। साहित्यिक साक्ष्य ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र कृत का बृहत कथा मंजरी तथा पंतजलि की महाभाष्य आदि से जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, टीका, महाबोधिवंश, दिव्यवादन आदि प्रमुख हैं। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा परिवर्ती मौर्य शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में प्रमुख स्रोत ग्रंथ है भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है जो मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर भी प्रकाश डालता है। विदेशी विवरण विदेशी लेखकों में स्ट्रैबो, कार्टियस, डेओडोरम, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, निरियाकस, अनेक्रिस्टस और अरेटोबुलस आदि हैं जिन्होंने मौर्य वंश के बारे में लिखा है। इंडिका मेगास्थनीज के इंडिका मौर्य इतिहास की जानकारी उपलब्ध करने का प्रमुख स्रोत है, परंतु यह अपने मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि इसके कुछ भाग परवर्ती लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। इनमें स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क और जस्टिन के नाम उल्लेखनीय हैं। जस्टिन आदि यूनानी विद्वान के चंद्रगुप्त मौर्य को मैंडोकोटस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेलुकस निकेटर के राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसने इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन किया। पुरातात्विक साक्ष्य इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इनसे अशोक के शासनकाल की समस्त जानकारी मिलती है। अशोक के 40 से अधिक अभिलेख भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त एक शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख भी मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी काली पौलिस वाले मृदभांड तथा चांदी और तांबे के पंचमार्क यानी आहत सिक्के से भी मिलती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। साक्ष्यों से पता चलता है कि धनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर इसी नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। इसकी माता का नाम मूर था जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। मौर्य वंश के शासक किस वर्ण के थे, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से उसे चंद्रगुप्त
मेरिय क्षत्रिय कहा गया है। ऐसा इसलिए भी प्रमाणिक लगता है कि क्योंकि चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य वर्ण श्रम धर्म का प्रबल पोषक था। क्योंकि चंद्रगुप्त के अनुसार क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति भी राजस्व का अधिकारी हो सकता था। मौर्य वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 322 में मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश और जाति के संबंध में विद्यमान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण सहित मुद्रा राक्षस विष्णुगुप्त आदि के आधार पर इसे शूद्र माना है। कौटिल्य या चाणक्य महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण था। चाणक्य का लालन पोषण और शिक्षा उसकी माता के संरक्षण में हुआ। मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसे सम्मानित पद से हटा दिया जो उसे दरबार में दिया गया था। इस पर चाणक्य ने शपथ ली कि वह उसके परिवार तथा वंश को समूल नष्ट करके नंद से बदला लेगा। विदित कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का उन्मूलन कर मौर्य वंश की नींव डाली। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। अधिकांश विद्वान इसी मत से सहमत है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेलूकस निकेटर को पराजित किया। संधि हो जाने के पश्चात सेलूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया यानी हेरात और अरकोसिया यानी गंधार, जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान एवं पेरीपिनेसदई यानी काबुल के क्षेत्रों पर कुछ भाग सौंपा और अपनी पुत्र हेलेना के साथ विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का विवरण सिर्फ एपिनियस नामक यूनानी ही देता है। सेलूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पहली ब्रोथा के नाम से संबोधित किया। मेगास्थनीज मौर्य दरबार के काफ़ी समय तक रहा। भारत में रहकर उसने जो कुछ देखा सुना उसे अपनी पुस्तक इंडिका नामक में लिपिबद्ध किया है। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। इसकी दक्षिण भारत में विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहानानूर एवं मुरुनानूर तथा अशोक की शिलालेख से मिलती है। सोरगौरा ताम्रपत्र गोरखपुर में तथा महास्थान अभिलेख बांग्लादेश के बोगारा जिले चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंधित विवरण देते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनमें चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। इस प्रदेश में पुष्पगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, पुष्पगुप्त ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मतनुयायी था। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया और जैन धर्म में सलेखना या संथारा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता तथा कुशल प्रशासक था। चंद्रगुप्त की प्रशासनिक योग्यता अपने समय में उत्कृष्ट थी। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था कालांतर की सभी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आधार कही जा सकती है। यह बहुत कुछ चंद्रगुप्त की रचनात्मक प्रतिभा और उसके गुरु प्रधान कौटिल्य की
राजनीतिक सूझबूझ से ही परिणाम था। जैन धर्म के मतानुसार चंद्रगुप्त एक राजर्षि था जिसने जीवन के अंतिम दिनों में सुख वैभव त्याग कर जैन परंपरा के अनुसार मृत्यु वरण किया। बिंदुसार, इसका कार्यकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार, मद्रसार, जैन ग्रंथों में शीर्षसेन कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन किया है जिसमें भारतीय शासक के 3 चीज़ों की मांग की थी। पहला सूखी अंजीर, दूसरा अंगूरी मदिरा और तीसरा एक दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने 2 चीज़ें अंगूर मदिरा तथा सूखी अंजीर भिजवा दी परंतु तीसरा मांग संबंध में कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने फिलाडेल्फस ने डायोनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। दिव्यवादन से ज्ञात होता है कि उसकी राजभाषा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिष पिंगलवत्स निवास करता था। बिंदुसार के काल में ही चाणक्य प्रधानमंत्री था। अशोक का कार्यकाल 273 से 332 ईसा पूर्व तक था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। महाबोधि वंश तथा तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध अपने भाइयों का वध करके अशोक ने साम्राज्य प्राप्त किया। अशोक को उसके अभिलेखों से सामान्यतः देवनप्रिय और प्रियदर्शी देवों का प्यारा उपाधि दी गई है। अशोक के नाम का उल्लेख मास्की, गुज्जर, नेटूर तथा उदेगोलम अभिलेख से मिलता है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन तथा दीपवंश करमोली कहा गया है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की में लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा है। 1750 ईस्वी में ट्रिपेथैलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ को पता लगाया किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेंस ने 1837 में पढ़ा। कलिंग युद्ध अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यह वर्तमान में उड़ीसा के दक्षिण भाग में स्थित है। अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। कई अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में कठियावाड़ यानी गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। कल्हण की राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। इसके अनुसार उसने वहां धर्मरिनी विहार में अशकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना कराई थी। कश्मीर में श्रीनगर, नेपाल में
देवपतन नामक नगर भी बसाया था। अशोक का धार्मिक जीवन। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। रायतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म के अनुयायी था। उसके अभिलेखों से सर्वत्र उसे देवना प्रिय या प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसके हिंदू धर्म की आस्था के संकेत मिलते हैं। सिहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के चौथे वर्ष में बड़े भाई सुमन पुत्र निरोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चोपर, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। उसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया। लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त घोषित कर दिया तथा केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। भाब्रू से प्राप्त शिलालेख में अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म तथा संघ की अभिवादन करता है। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों से भी अशोक बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ किया। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में पवित्र हुए स्थानों पर गया तथा उनकी पूजा की। इसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है: पहले बोधगया, फिर कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, फिर श्रावस्ती। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक और स्थान और उनके देश: महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका, महारथित को यवन देश, मझिम को हिमालयवर्ती देश, महादेव को महिषमंडल यानी मैसूर, महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र, सोना तथा उतारा को सुरवनभूमि, मझांतिक को कश्मीर एवं गंधार। अशोक का धम्म। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेख में धम्म कहा गया है। धम्म संस्कृत के धर्म के ही प्राकृत रूपांतर है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवादसूत्र से ली गई है। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म की नीति मूल सिद्धांत था। अशोक अपने दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में धम्म के गुणों को बताता है, जो कि इस प्रकार है: साधुता, मृदुता, पवित्रता और सत्यवादिता, दान, दया, कल्याण आदि को विस्तार किया गया है। बिहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त रजुकों और परदेशिकों एवं युक्तों को यह आज्ञा दी गई थी कि वे प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यों का भ्रमण करें और जनता को धर्मोपदेश दे। अभिलेखों से इसे अनुसंधान कहा गया है। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका आदि देशों में दूत भेजे थे। अशोक के अभिलेख। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। अशोक के शिलालेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। शिलालेख। इन्हें 2 वर्गों बृहत शिलालेख और लघु शिलालेख में बांटा जा सकता है। स्तंभ लेख को इसे दीर्घ स्तंभलेख तथा लघु स्तंभलेख में विभाजित किया जाता है। गुहा लेख यह गुफाओं का उत्कीर्ण लेख है। अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या 14 है, जो कि 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो कि कुछ
स्रोतों से 7 स्थान पर है। अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल जैसे शहबाज गढ़ी या पेशावर पाकिस्तान से, मानसेहरा हजारा पाकिस्तान से, कालसी देहरादून उत्तराखंड से, गिरनार जूनागढ़ गुजरात में, धैली पुरी उड़ीसा से, जौगौड़ गंजम उड़ीसा से, सोपारा थाने महाराष्ट्र से और इरगुड़ी या कुर्नूल आंध्र प्रदेश से, मास्की अभिलेख रायचूर कर्नाटक से, गुजरा या दतिया मध्य प्रदेश से, ब्रह्मगिरी मैसूर कर्नाटक से, भाबरू बैराट राजस्थान से, अहरौरा या मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, जटिंग रामेश्वर कर्नाटक से, सासाराम बिहार से और राजू लमडगिरी या कुर्नूल आंध्र प्रदेश से, गोवीमठ मैसूर कर्नाटक से, सरोमरे यह प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश से, निट्टूर कर्नाटक से, उदेगोलम यह प्राप्त हुआ है बेल्लारी कर्नाटक से, सनाती यह प्राप्त हुआ है कर्नाटक से। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो कि 6 भिन्न स्थानों पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं, जैसे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख आदि। कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है, अतः इन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम से अलग रखा गया है और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। इस प्रकार लघु स्तंभ लेख सांची, सारनाथ, रुमेनदेई आदि स्थलों से मिले हैं। अशोक के लघु शिलालेख स्तंभ लेख दीर्घ एवं लघु एवं गुहा लेखों की लिपि ब्राह्मणी है। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी है। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के सभी शिलालेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुमनदेई अभिलेख सर्वाधिक छोटा अभिलेख का विषय आर्थिक था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी करुवकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं, उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता की परिचय देता है। फिरोजा शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा में अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाए थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया। रामपुरवा अभिलेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लेइल ने की थी। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। अशोक का सर ए कूना गंधार अभिलेख ग्रीक अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। अशोक के शिलालेख में वर्णित विषय वस्तु। शिलालेख और उनके विषय। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई है और सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, यह भी लिखा है। दूसरा शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य, चोल पांड, सतीपुत्र एवं केरल पुत्र चेर की चर्चा की गई है। तीसरा अभिलेख में राजकीय अधिकारों युक्त रजुक और परदेशिका को हर 5वें वर्ष पर दौरा करने का आदेश दिया गया है, जबकि चौथा अभिलेख में धर्मचरण के भेरीनाद और धम्म का उद्घोष किया गया है। 5वां शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी देता है और मौर्यकालीन समाज एवं वन व्यवस्था का उल्लेख है। 6ठा शिलालेख में इसमें आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। 7वां शिलालेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। 8वां अभिलेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। बोध गया का भ्रमण का भी उल्लेख है। 9वां शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा है और
सच्ची भेंट विशिष्ट 4 का उल्लेख है। 10वां अभिलेख में इसमें अशोक ने आदेश दिए हैं कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे और इसे ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख धर्म नीति की व्याख्या करता है। 12वां अभिलेख सर्वधर्म समभाव स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है, जबकि 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन और अपराध करने वाली आटविक जातियों का उल्लेख है। 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोककालीन प्रांत और उनके राजधानी। उत्तरा प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी। दक्षिणा प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी थी, जबकि प्राचीन मध्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक का मूल्यांकन। प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक को महानतम सम्राटों में आगे रखा जाता है। अशोक के शासनकाल में भारतवर्ष में अभूतपूर्व राजनीतिक एकता और अस्तित्व का साक्षात्कार किया है। राष्ट्रीय एकता के समय को उसने अत्यंत कुशलतापूर्वक हल किए तथा संपूर्ण देश में एक भाषा, एक लिपि तथा एक ही प्रकार के कानून का प्रचलन करवाया। ऐसी व्यवस्था वर्तमान में भी प्रशंसित हो सकती है। अशोक कला प्रेमी एवं कला का संरक्षक था। बौद्ध परंपरा उसे 84,000 स्तूपों का निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नामक 2 नगरों की स्थापना भी उसने करवाई थी। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था, लेकिन राज्य विस्तार के हिसाब से उनकी महानता को मापना तर्कसंगत नहीं है। इनकी महानता तो उनके महानवादी सिद्धांतों का कारण है। इन्हीं उच्च सिद्धांतों के आधार पर ही उन्होंने शासन किया। अपने 10वें धम्म शिलालेख में उन्होंने कहा कि राजा कृति का मूल्यांकन प्रजा के नैतिक उन्नति किया जा सकता है। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के शांतिपूर्ण मार्ग का अनुसरण किया। सही अर्थ में अशोक प्रथम राष्ट्रीय सम्राट था जिसने विश्व इतिहास में भारत का नाम दर्ज कराया। अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के लगभग हुई। उसके एक लघु स्तंभ लेख में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य स्रोत से इसके विषय में मौन है। पुराणों में उल्लेखित 10 राज के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसने 8 वर्षों तक शासन किया। वह अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। उसने बिहार प्रांत गया जिले में स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं निर्माण करवाई थी। सभी पुराण बृहदत्त को ही मौर्यवंश का अंतिम शासक मानते हैं। उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में लगभग बृहदत्त की सेना का निरीक्षित करते समय धोखे से उसकी हत्या कर दी। बृहदत्त की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। यह केंद्रीकृत रूपरेखा स्वरूप लेने के बावजूद भी निरंकुश नहीं था। कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया और राज्य के 7 अंग है: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। इन सप्तांगों में कौटिल्य राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है तथा शेष को अपने अस्तित्व के लिए राजा पर ही निर्भर बताता है। सप्तांग सिद्धांत क्या था? तो राजा का मतलब यानी सिर, अमात्य का मतलब आँख, जनपद का मतलब जांघा, दुर्ग का मतलब बाँह, कोष का मतलब मुख, दंड बल सेना का मतलब मस्तिष्क, मित्र का मतलब कान। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ और अध्यक्ष।
अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थ की चर्चा मिलती है, जिनके लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द मिलता है। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की चर्चा भी मिलती है। तीर्थ और संबंधित विभाग। पुरोहित का मतलब होता था प्रमुख धर्म अधिकारी और प्रधानमंत्री। प्रशासकता का मतलब होता था राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, समहर्ता राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री और समहर्ता का मतलब राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री, जबकि स्वाधीनता का मतलब राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा का मतलब फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश यानी कमिश्नर, नायक का मतलब सेना का संचालन अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष। स्वाधीनता का मतलब होता था राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा का अर्थ फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश यानी कमिश्नर, नायक का मतलब सेना का संचालन अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मार्थी का मतलब उद्योग कारखानों का प्रधान निरीक्षक, दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश, नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाला, दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष, अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक, दैवारिक राजमहलों को देखरेख करने वाला प्रधान, अंतर्वार्षिक का मतलब सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी, मंत्री परिषद अध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष, आटविक का मतलब वन विभाग का प्रधान अधिकारी। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष और संबंधित विभाग, जैसे पान्य अध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, पौतावा अध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष, सूना अध्यक्ष बुच्चड़ खाने का अध्यक्ष, सूरा अध्यक्ष शराब और मंदिरा का अध्यक्ष होता था, कृपया अध्यक्ष वन और उसकी संपदा का अध्यक्ष, सूता अध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष, लोह अध्यक्ष यह होता था धातु विभाग का अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था, मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था, नाव्य अध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष होता था, जबकि विविता अध्यक्ष या चारागाह का अध्यक्ष होता था, अछपाटाला अध्यक्ष महालेखाकार होता था, पताना अध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष कहलाता था, जबकि शुल्का अध्यक्ष चुंगी और शुल्क विभाग का अध्यक्ष होता था, देवता अध्यक्ष धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष होता था। मौर्यकालीन प्रांत। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। उत्तरापाद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापाद की राजधानी स्वर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा प्राची की मध्य प्रदेश राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार और आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था, जो कि मंडलों में विभाजित थे। इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित न होकर उसके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई। 5वां प्रांत कलिंग था, जिसकी राजधानी तोसली थी। मौर्य प्रशासन की स्तरीय खंड। पहला क्या था? केंद्र। प्रांत यानी प्रमुख अधिकारी कुमार और आर्यपुत्र। मंडल का मतलब प्रमुख अधिकारी, प्रदेष्टा या प्रदेशिका। आहार या विषय, जिला प्रमुख अधिकारी, विषयपति या स्थानिक। स्थानीय 800 ग्रामों का समूह। द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह। खरवटिक 200 ग्रामों का समूह और संग्रहण 10 ग्रामों का समूह होता था। 9वां ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रमुख अधिकारी ग्रामनी। ग्राम सभा इसका प्रमुख गांव के छोटे कार्यों का राजस्व संग्रहण के लिए उत्तरदायी था। गोप नामक प्रशासनिक कर्मचारी
इन संबंधों की सहायता करता था। सोरगौरा और महास्थान से ग्राम शासन की कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है, जिसमें अन्नगरों तथा अन्न का संचय का उल्लेख है। गोप गांव में हदबंदी, भूमि और मकान का पंचायन कर छूट एवं जनगणना का कार्य भी करता था। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी होता था, जिसे ग्राम की भूमि संबंध एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने के लिए अधिकार था। सैन्य व्यवस्था। मौर्य राजाओं की सेना बहुत संगठित तथा बड़े आकार में व्यवस्थित था। चाणक्य ने चंगुर बल यानी पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी, युद्ध रथ की सेना का प्रमुख भाग बताया है। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अवरोही, 9,000 हाथी, 800 रथों का सुसज्जित विराट सेना थी। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। कौटिल्य ने सेना के 3 श्रेणियां में विभाजित किया था। एक पुश्तैनी सेना, दूसरा भाटक सेना, तीसरा नगरपालिका सेना। न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में मौर्य सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था, जहां ग्रामीण तथा ग्रामवृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर मुख्यतः संग्रहण, दोनमुख, स्थानीय तथा जनपद की न्यायालय था। अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है, एक धर्मस्तरीय और कंटक शोधन। धर्मस्थलीय न्यायालय के द्वारा दीवानी अर्थात स्त्री धन तथा विवाह संबंधी विवादों का निपटारा होता था, जबकि कंटक शोधन न्यायालय में द्वारा फौजदारी मामले अर्थात हत्या, मारपीट जैसे समस्याओं का निपटारा होता था। गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्य स्पर्श कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुण पुरुष तथा उसके प्रमुख अधिकारी को सप महामात्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है, संस्था जो संगठित होकर कार्य करते थे तथा संचारा जो कि घूमकर कार्य करते थे। गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षिण कहा गया है। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें मुख्यतः कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज यात्रा, बृहद इंडिका, अशोक के अभिलेख तथा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद। इनमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। दास व्यवस्था। मेगास्थनीज तथा स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। त्रिपिटक में 4 प्रकार तथा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अशोक के शिलालेखों में दास और कर्मकार का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि को कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया। स्त्रियों की स्थिति। तो मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाहित और नियोग की अनुमति थी। स्त्रियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था। स्त्री एवं पुरुष दोनों मोक्ष तलाक लेने का अधिकार प्राप्त था। कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयुक्त किया है। मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। कुछ विधवाएं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थीं, जिन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी तथा उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था।
स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थीं। इनके कार्यों को निरीक्षण गणिक अध्यक्ष करता था। समृद्ध घर की स्त्रियां प्रायः घरों में रहती थीं तथा कौटिल्य ने इसे स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। मौर्य काल के बारे में कुछ यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम के सैनिकों के लिए स्त्रियों को सती होने का उल्लेख किया है, जबकि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मौर्यकालीन धर्म। तो मौर्य काल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म प्रमुख थे। मौर्य सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी, बिंदुसार आजीवक तथा अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी था, परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता थी तथा किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के अपने शासनकाल में राजकीय संरक्षण दिया था। मौर्य काल में भी वैदिक धर्म प्रचलित था, परंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय तक ही सीमित था। इस काल में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होने लगा। जनसाधारण में नाग पूजा प्रचलन था, मूर्ति पूजा भी की जाती थी। पतंजलि के अनुसार मौर्यकाल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। देव मूर्तियों को बनाने वाले को, शिल्पलाओं को देवताकारू कहा जाता था। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के कुछ गुफाएं आजीवकों को दान में दी थी। अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में जाकर जैन प्रथा संलेखना के अनुसार प्राण त्याग दिए। मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायोनिसस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान क्रमशः शिव एवं विष्णु से की गई है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था 3 स्तंभ में टिकी हुई थी, जिन्हें सम्मिलित रूप से वर्ता यानी वृत्त का साधन कहा जाता था। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन और उद्योग और तीसरा वाणिज्य एवं व्यापार था। कृषि। मौर्य काल मुख्यतः कृषि प्रधान था। भूमि पर राज तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। भूमि पर दासों और कर्मचारियों और कैदियों द्वारा जुताई बुआई होती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट जोती हुई और अकृष्ट बिना जोती हुई और स्थल ऊंची भूमि आदि अनेक भूमि का उल्लेख किया है। अदेव मात्रक भूमि वह भूमि होती थी जिनमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। राज्य में आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। यह मुख्यतः उपज का 1/6 भाग भूमिकर 2 प्रकार के होता था, एक सेतु कर और दूसरा वन कर। कर के संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ और उनसे संबंधित विषय वस्तु। कर और संबंधित विषय जैसे सीता का मतलब राजकीय भूमि से होने वाला आय, भाग का मतलब उपज का हिस्सा, प्रवेश का मतलब आयात का कर 20%, निष्कम्य का मतलब निर्यात कर, प्रणाय का अर्थ आपातकालीन कर, बलि का मतलब एक प्रकार का राजस्व कर, हिरण्य का मतलब अनाज के रूप में ना लेकर नकद लिया जाता था। सेतु बंध का मतलब होता था राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध। विशिष्ट का मतलब होता था निःशुल्क श्रम और बेगार। चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक भूमि को कहा जाता था। उपवास कष्टकार को कहा जाता था। उद्योग। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत, कातन एवं बुनना था। प्रमुख व्यापारिक संगठन। श्रेणी शिल्पियों का संगठन होता था। निगम व्यापारियों का संगठन। संघ देनदारों और महाजनों का संगठन। शर्त व कारमा व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी यानी अनाज से संबंधित होता था। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय का प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था।
मौर्यकालीन मुद्राएं, नाम और धातु, जैसे कर्षपान पन धारण यह चांदी का बना होता था। सुरवन और निष्क यह सोने का बना होता था। मासक कवनी यह तांबे का सिक्का होता था। मौर्य की राजकीय मुद्रा पन थी। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। राज्यों को शीर्षस्थ अधिकारियों को 48,000 पन तथा सबसे निम्न अधिकारियों को 60 पन वेतन मिलता था। पन 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान मुद्राएं थी। वाणिज्य और व्यापार। मौर्य काल में व्यापार आंतरिक और बाह्य जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। इस समय भारत का बाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत के भृगु कच्छ बंदरगाह से तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था। आंतरिक व्यापार प्रमुख केंद्र तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी, तोसली कलिंग राज्य की राजधानी आदि थी। मेगास्थनीज ने एगोनोई मोई नामक अधिकारी की चर्चा की है जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण इस काल में प्रमुख उद्योग था। व्यापारिक मार्ग। प्रथम मार्ग उत्तरा प्रांत उत्तर पश्चिम फिरोजपुर से पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति तक जाने वाली मार्ग को सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था। दूसरा मार्ग पश्चिमी में पंटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरा प्रांत मार्ग से मिलता था। तीसरा मार्ग दक्षिण के प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाने वाला मार्ग था। चौथा मार्ग यह मार्ग भृगु कच्छ से मथुरा तक जाता था जिसमें उज्जैनी भी पड़ता था। भारत से मिस्र के हाथी के दांत, कछुए, सीपियाँ, मोती, रंग, नील और लकड़ी निर्यात होता था। व्यापार शुल्क 3 प्रकार के बताए गए हैं। स्वदेश में उत्पन्न वस्तु पर लिए जाने वाला शुल्क ब्राह्य होता था। राजधानी में लिए जाने वाला शुल्क अभ्यंतर एवं विदेशी माल पर वसूल किए जाने वाला शुल्क आतिथ्य कहलाता था। इसी प्रकार निर्यात पर निष्कमय तथा आयात पर प्रवेश लगता था। मौर्य कला। मौर्यकालीन कला। मौर्य युगीन कला 2 भागों में विभाजित किया गया है। राजकीय कला जो कि लोक कला है और राजकीय कला में राजार्चकों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया गया है, जैसे स्तंभ, गुहा, स्तूप आदि। लोक कला के अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे यक्ष याचनी की प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्ति आदि शामिल किए गए हैं। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एक श्रम स्तंभ है जो कि उसे धर्म प्रचार के लिए देश में विभिन्न भागों में स्थापित किए गए। अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण करवाया। वास्तुकला में एक नई शैली आरंभ किया। गुहा वास्तु इस कला में अन्य देन है। अशोक के शासनकाल से ही गुहाओं का उपयोग आवास के रूप में होने लगा। मौर्यकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं। निर्माण कार्य में पत्थरों का इस्तेमाल, लौह अयस्कों का साधा हुआ प्रयोग, चमकदार पॉलिश का प्रयोग, भवन निर्माण में लकड़ी का विशेष प्रयोग। मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण चिपकावा विधि यानी अंगुलियां चुटकियों का इस्तेमाल करके या साँचे में ढालकर किया जाता था। परखम उत्तर प्रदेश में प्राप्त 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति, दिगंबर प्रतिमा लोहानीपुर पटना और धौली उड़ीसा का हाथी तथा दीदरगंज पटना से प्राप्त याचनी मूर्ति मौर्य कला से विशिष्ट उदाहरण है। सारनाथ स्तंभ की शीर्ष पर बने 4 सिंहों का आकृतियाँ तथा उसके नीचे में बल्लरी आकृति अशोककालीन मूर्ति कला का बेहतरीन नमूना है जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण निम्नलिखित थे। मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत प्रशासन पर टिका था जिसका सबसे मजबूत आधार या सुयोग्य एवं दूरदर्शी सम्राट 232 ईसा पूर्व में अशोक की
मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा और अंततः लगभग 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या हो गई। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बृहदत्त की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। हालांकि मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण का होना पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में विद्वानों ने अलग अलग कारण प्रस्तुत किए हैं। जैसे हरिप्रसाद शास्त्री ने धार्मिक नीति ब्रह्म विरोधी नीति के कारण बताया है। हेमचंद्र राय चौधरी ने सम्राट अशोक की अहिंसक एवं शांति प्रिय की नीति बताया है और डी कौशाम्बी ने आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था का होना बताया है। पतन के अन्य कारणों में अयोग्य, निर्बल और अदूरदर्शी उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों का अत्याचार और करों की अधिकता बताया है।